अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करेंगे जिसमें मुल्की सूरत हाल है और साथ ही इंटरनेशनली पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के हवाले से OIC में कंसल्ट किया और वहां पर अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें या पाकिस्तान की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है उसके खातिर खा नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके। मुस्तकबिल में क्या होगा इस पर बात करेंगे और साथ ही आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और नाराज सेनेट उम्मीदवारों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ जो कि नाकाम कहा जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि दोबारा फिर मुलाकात होगी और हुकूमत की जानिब से नाराज उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की भी पेशकश की गई, लेकिन नाराज उम्मीदवारों ने हुकूमती पेशकश को मानने से इनकार कर दिया है। नाराज उम्मीदवारों का कहना है कि JUI और पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दें तब भी हम दस्तबरदार हो जाएंगे और JUI को जनरल या टेक्नोक्रेट जबकि पीपल्स पार्टी को जनरल या खवातीन की एक एक नशिस्त छोड़नी होगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नशिस्तें अपोजिशन को मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आज हम बात करेंगे कि एक तो मुल्की सूरत हाल जिसमें दहशतगर्दी है, महंगाई है, उन पर हुकूमत उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है मईशत बेहतर है, हालात बेहतर है। पहली दफा हमारा जो इस वक्त ज़खायर है सरप्लस में गए, लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई का जिन है, जो दहशतगर्दी का नासूर है, ये उस तरह से काबू में नहीं आ रहे। और पाकिस्तान में अब सिंतास मुआहदे के हवाले से भी जो एहतजाज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें किस हद तक कामयाब हुई इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फरीद पराचा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान जमात इस्लामी के और सीनियर रहनुमा है, स्कॉलर है और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उसके अलावा हमारे साथ राना राशिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अमजद न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज मैं करूंगा फरीद पराचा साहब से। फरीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो मुल्की हालात हमारे सामने हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, KPK में, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात जो कि इस वक्त उस तरह से हमारी कंट्रोल में नहीं है। आए रोज हम देखते हैं बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, महंगाई पिछले 2 हफ्तों से कंट्रोल में नहीं आ रही और पूरे मुल्क में हमने देखा शुगर माफिया और मसाइल। सर, ये कितना असरअंदाज हो रहे हैं इस वक्त मुल्क की मईशत पर और मुल्क का इस वक्त जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में आए, हमारी मईशत मुस्तहकम हो जाए, लेकिन ये अंदर के मसाइल अगर सही ना हुए तो कैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्मरानों के फहरिस्त में अवाम सिरे से कहीं मौजूद ही नहीं है। आज जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में ज़िली मकामात पे एहतजाज रखा है। महंगाई, ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के नरखों में इजाफा हुआ, इस पे एहतजाज रखा है और लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर उसमें शिरकत की है, इसलिए कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ये कि लोगों को बेदस्तो पा छोड़ दिया गया है। 205 रुपए किलो चीनी है और ये सारे माफिया सारी पार्टियों के अंदर मौजूद हैं और मिली भगत की हुई है। चीनी इंपोर्ट हो रही है और ये इंपोर्ट नवंबर के अंदर ये चीनी आएगी, उस वक्त फिर गन्ना तैयार हो जाएगा और किसानों को मजबूर किया जाएगा कि जी अब चीनी इधर आ चुकी है और औने पौने उनसे गन्ना लिया जाएगा और उनको मनमानी कीमतों के ऊपर उन पर गन्ना लिया जाएगा। तो एक रोना है, यानी एक तरफ जो है वो दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ हाथ पांव बांध कर दहशतगर्दों के आगे कौम को फेंक दिया गया है और ये कि कोई इंतजाम नहीं है, यानी हुक्मरानों का कोई समझ लीजिए कि कुदरती आफात एक तरफ है और भारत के तरफ से या दहशतगर्दों का उनके मुकाबले के अंदर भी बिल्कुल कोई हुकूमती इंतजाम नहीं है और फिर महंगाई और बेरोजगारी और उस पे तो उसका भी कोई इंतजाम नहीं है। तो हुकूमत यानी एक तो अपनी हुकूमतें बचाने पे लगे हुए हैं, एक IMF को खुश करने पे लगे हुए हैं, एक ये हर कीमत के ऊपर अमेरिका को खुश करने पे लगे हुए हैं। इनके एजेंडे एक तरह से महदूद एजेंडे हैं। इन एजेंडों के अंदर ना पाकिस्तान शामिल है ना अवाम शामिल है।
और इन्हें किसी तरह से भी यानी पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का बचाव, आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़, आम आदमी का बचाव, ये किसी तरह इनके एजेंडे के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब सिवाय इस पर कफे अफसोस मलने के और सफ़े मातम बिछाने के और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, राना राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। राना साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जैसे अभी बड़ी डीपली और बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे पराचा साहब, और उनका ये कहना है कि हुकूमती एजेंडे में जो अवामी मसाइल है उन्हें उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, उड़ान पाकिस्तान की भी हम गूंज सुनते हैं, सिफारती सतह पर भी हम देखते हैं कि बड़े दौरे हो रहे हैं, हमारे वजीर खारजा, वजीर आजम हर आए दूसरे दिन जो है वो किसी न किसी मुल्क में दौरे पर होते हैं। ये जरूरी चीजें हैं, होना चाहिए, लेकिन अवामी मसाइल जो हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं सर, उन्हें कब एड्रेस किया जाएगा? केपीके के हालात हमारे सामने हैं, ठीक है, वहां पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन जाहिर है आप मरकज में बैठे हैं। उसके अलावा फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, हालात हैं, और महंगाई की अगर बात करें तो इन तमाम चीजों को हुकूमत किस तरह से एड्रेस कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपका मशकूर हूँ, और माशाल्लाह आप खुद अवाम की नबज को फील करते हैं, और माशाल्लाह पराचा साहब बड़े सीनियर लीडरशिप में उनका शुमार होता है, और मैं तो हमेशा उनकी बात को बड़ा वजन देता हूँ। तो तमाम तरह हालात के बावजूद कोई दो राय नहीं, हालात मुश्किल हैं, महंगाई भी है। तो अब अल्टीमेटली अगर हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट है पंजाब की, हमारे पास मरकज की गवर्नमेंट है, तो उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है, और पीटीआई के साथ साथ सिंध में पीपल पार्टी है, और बलूचिस्तान में भी कंबाइंड पार्टीज का मतलब एक मुश्तरका अलायंस है। लेकिन इशू ये है कि बिल्कुल मैं खुद समझता हूं कि एक गन्ने का इशू था, जब गन्ने का इशू रिजॉल्व हुआ तो उसके बाद शुगर माफिया ने जब ये बात की कि शुगर वाफर है और जरूरत से ज्यादा है तो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, तो हुकूमत का काम है चीजों को देखना और बेहतरी की तरफ लेके जाना। सही। तो जो ताजा कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरल मिनिस्टर बैठे तो चीज तय हुई, लेकिन जब शुगर एक्सपोर्ट हुई तो उसके बाद फिर एक माफिया ने जो जखीरा अंदोजी करने वाला एक ग्रुप है, उन्होंने अपना काम कर दिखाया, और मैं समझता हूं कि ये 200 रुपए किलो तक पहुंची। लेकिन जो 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको टेकअप किया, फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाक डार साहब थे, मिनिस्टर स्पोर्टी फूड राणा तनवीर साहब थे, शुगर एसोसिएशन थी, मिल मालकन और ताजर कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों, फिर बैठकर तय हुआ कि ये किसी सूरत अफोर्डेबल नहीं, 165 रुपए तक रेट मुकर्रर किया गया। सही। और अब मैं समझता हूं कि हर सूबे की जिम्मेदारी है कि जो ओवर चार्जिंग करते हैं, जैसे हर सूबे का चीफ सेक्रेटरी आईजी मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल होता है। डिस्ट्रिक्ट में प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने चीज को टेकअप किया है, और तमाम डीसी हजरात और एसी हजरात को बिल्कुल जो जखीरा अंदोजी करते हैं उनकी भी को भी गिरफ्त में लाने की डायरेक्शन दी है, और फिर जो रेट्स बढ़ते हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम तरह हालात के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं, 100% कभी कुछ चीज कंट्रोल नहीं होती, और जब जो दुकानदार पकड़े जाते हैं फिर वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, कोई बाहर से नहीं है, तो हम रियलाइज करते हैं, हम अपना जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। और मैं समझता हूं कि जहां पर ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वहां पर मैं समझता हूं कि हर सियासी, मजहबी, पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है। तो वो राना साहब, बिल्कुल आपकी बात से 100% इत्तफाक किया जा सकता है, ठीक है, ये सारे मामलात हैं, लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में आप बैठे हैं,
तो आपको नहीं लगता कि ये सारे मामलात का जो माफिया सिस्टम है, बेसिकली जब माफिया सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं करेंगे ये चीजें फिर नीचे तक आती हैं, तो उन माफियाज को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता? शुगर माफिया की आपने बात की है, पिछली गवर्नमेंट में भी हमने देखा, अभी भी हमने देखा, उसके बाद पेट्रोल की निर्ख जो है ऊपर जाते हैं, हर तरफ से महंगाई आना शुरू हो जाती है, ये भी एक फिनोमेना हमारे सामने है। तो बेसिकली जो मेन रूट कॉजेस हैं उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, आपकी बात में बड़ा वजन है। और पेट्रोल जो है, डीजल या पेट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसका कंपैरिजन होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो इधर भी बढ़ता है। और आईएमएफ भी एक, मैं समझता हूं, अस्तहा बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत है। सही। मियां नवाज साहब ने वो खैर बात कह दिया, फिर उनको 2017 में बेटे से नात रखा लेने के जुर्म में निकाल। तो यहां मुख्तलिफ जो चीजें आड़े आती हैं और फिर पसंद नापसंद का रूप धार जाती हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि हर सियासी पार्टी का रोल है, किरदार है और सब हकीकत है। ना कोई किसी पार्टी को खत्म कर सकता, ना होती हैं। बिल्कुल। लिहाजा हमें अपने रोल को इफेक्टिव डिफाइन करना चाहिए। अब अगर हम ये कहते हैं, मैं जमात इस्लामी को अप्रिशिएट करता हूं, आफर नईम साहब को, प्राचा साहब को, कि जब लास्ट ईयर उन्होंने बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो फिर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को टेकअप भी किया और फिर 7 रुपए 41 पैसे बिजली की कीमतें कम हुई, बढ़ी नहीं। और फिर पंजाब के अंदर हमने चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा, हमारी गवर्नमेंट ने तकरीबन 55 अरब की हमने सब्सिडी दी, जो मतवस्त तबका था। हमने अपनी कोशिश की, बाकी सूबों को भी करना चाहिए था, लेकिन बाकी सूबों ने नहीं की। ये उनका अपना प्रिविलेज था या राइट था, या वो करते ना करते। लेकिन गुजारिश ये है, मैं तो खुद समझता हूं कि महंगाई को कंट्रोल भी करना चाहिए और माफिया के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो फिर वही एक बात ये हो जाती है राना साहब के, हर काम के लिए फिर एहतजाज करना पड़ा। जैसे आपने कहा बिजली की कीमतें कम हुई तो उसके लिए भी जमात इस्लामी को रोड पर आना पड़ा था। मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूं, अमजद न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैं आता हूं, दोबारा से आपकी तरफ आता हूं, मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूं। अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब। सर, पॉलिटिकल इश्यूज तो बिल्कुल हमारे सामने हैं मुल्क के, लेकिन सबसे पहले तो हमारी अवाम या व्यूअरशिप के लिए ये बताइए कि ये आखिर मामलात क्यों नहीं सेटल हो पा रहे केपीके में? हर आए रोज एक नया सियासी मामला जो है सर उठा लेता है। अब तो इवन आपके वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक बरसरे पैकार हैं आपके नाराज अराकीन, और उन्होंने बड़ी धमकी भी दी और अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने पा रहे। बेसिकली मैटर है क्या, इशू क्या है, इसकी रूट से हमें जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस अमर की तरफ आपने इशारा किया, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सियासी बाद में आता हूँ, पहले इनकी बात भी थोड़ी सी कर लेना। जी जी। वो एक शेर था कि हमें मिल के लूट लिया हुस्न वालों ने, तो एक इनके लिए है कि हमें मिल के लूट लिया खाने वालों ने। और जो COD के जो बेनिफिशियरी है ना, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 जो है, ये अपना PDM की जमातें हैं ना, तो आज इसी वजह से बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, चीनी हो, सब माफिया जो है वो मिल के पाकिस्तान की आवाम को लूट रहा है। कोई माफी देने के लिए तैयार ही नहीं। उसकी वजह है कि उनको पता है कि हमें प्रोटेक्ट करने वाले बैठे हैं जिनकी अपनी मिलें हैं। अमजद साहब, तो एक चीज आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा। आपने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा, तो फिर मैं भी ये कहना चाह रहा हूं कि सर, शुगर माफिया तो आपकी हुकूमत में भी मौजूद था और साबिक वजीर आजम उसके खिलाफ बयान देते रहे। हमने एक्शन लिया, जब रूट के हमसे चले गए तो इन्होंने अपनी बगल में उसको बिठा लिया। हमने तो एक्शन लिया और उसका नतीजा भी भुगता कि जो हमारे साथ थे वो जब इनके साथ बैठ गए तो इन्होंने कि जब इनके खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी बड़े नारे भी लगते थे और बड़े एहतजाज हुए थे, लेकिन जब टाइम आया तो वो उन्होंने जमात भी बनाई, उनके बगल में बैठ के उन्होंने फिर सियासत भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो दूसरी बात है, उसकी दूसरी राय तो है नहीं, इस पे भी मेरे ख्याल में आपकी कमेंट्री आनी चाहिए। बाकी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, सही, ये 90% आबादी रखने वाले लोगों की जमात है और हर तबके से जमात है। वहां पे इख्तिलाफ राय आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको आप कहें कि जी वहां पे जी को बड़े जी कोई डांग छोटे चल गए ने, तो कोई डांग छोटे नहीं चले। देखिए, हमको गुलामों की जमात नहीं है, ये की जमात है। हमेशा बात सुनते ही हैं, खान साहब से भी इख्तिलाफ लोग कर,
भी कर जाते हैं, लेकिन खान जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ इमरान खान साहब सुनते हैं। यही तो हम फर्क करते हैं गुलामों में और जमहूरियत में। जमहूरियत में कोई गुलाम नहीं होता और जो गुलाम होते हैं वो बात कर नहीं सकते। इनकी जमातों में चूंकि गुलामी चल रही है, खानदान दर खानदान जो है बादशाह चल रही है, तो बादशाहत और आजादी में बड़े आजादी की तो क्या भाई, ये तो काफी नहीं हो गया? ये तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपने पॉइंट ऑफ व्यू लेना या हमारे ऊपर बुछार हमलों की करनी है? आप ही मैं लाहौर ननकाना छोड़ के पेशावर में चला जाता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाता हूँ। आप आज किसने आप तो फॉर्म 47 पे बने, आप तो फॉर्म लोगों को मेंटेन चोरी करके बैठे। पार्टी में एक आदमी का नाम ले। अच्छा, अपनी बारी पे बात करें राजा साहब। देखें हम तो राजा साहब अपनी बारी पे बात करें ना। लोटा करीसी को मैं सपोर्ट करता हूँ, लोटा ही होता है वो। अच्छा नहीं, आप इतने जाप ना लगाएं। आप अपने वोटों से बने हैं, मुझे बता दें। 4.5 साल पंजाब और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो आपने 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम उठाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अच्छा तो आप देखें, आप हौसले से सुनने का हौसला ही नहीं है। अच्छा, अपनी बारी पे बात करें। देखिए और एक राणा साहब आप ही मुल्क के तमाम तर जो और चीखने से तो हालात नहीं बदल के। देखिए इस तरह से कोई वाकफ सामने नहीं आएगा, क्रॉस टॉक से बात सामने नहीं आएगी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, हमने इनको चीखते रहे तो चीखने से क्या इनका मसला हल हो जाएगा? आप लॉजिक से करें ना। मैं चीख रहा हूँ, आपके जो अरशदात हैं माशाल्लाह, आप खुतबा देते हैं, आप मामले काब है कि मैं आपकी बात सुनूं। और अच्छा राणा साहब थोड़ा रिलैक्स करें। राणा साहब थोड़ा रिलैक्स करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। तमाम चीजों से अच्छा, ये आपकी तमाम जो शर्मंगेजी ना, इसको मुस्तरद करता हूँ। आप अपनी बात करें। आप अच्छा, अमजद न्याजी साहब आपसे मैंने सवाल किया है। अमजद न्याजी साहब आपसे मैंने सवाल किया है सेनेट इलेक्शन पे। आप काइंडली जरा उसका जवाब दे दें कि इशू है क्या, कहां तक पहुंचा। हम दोबारा से फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो उस इशू पर भी बात करेंगे। राणा साहब थोड़ा सा वक्त दें, अपनी बारी पे बात करें ताकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाए हमारे देखने वालों के। लेकिन इस तरह से क्रॉस टॉक होगी तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। जी अमजद न्याजी साहब, आप सेनेट के इलेक्शन पर बात करें। चीखने चलाने से तो कोई देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ स्पेशल शीट की शक्ल में। इनकी एक सीट बनती थी, बात समझने की है। देखिए हमारी सीटें जो है वो 11 से 10 सीटें थी हमारी, लेकिन अफसोसनाक बात है कि जब जुडिशियल कू हुआ है तो हमारी सीटों को चुरा लिया गया। अब क्या, अब जो है अब कहते हैं जी कि हमें वो सीटें जो आपकी सीटें वो भी हमें दे दें। हम 74 सीटों पे हमारे 6 मुंतखब आते हैं, हम 14 हमारे अरकान बचते हैं। देखिए हमारी पार्टी उस पर गौर व फिक्र कर रही है, देख रही है। क्योंकि हमारी सीटें कम हुई हैं, हमारे कैंडिडेट जो है वो ज्यादा थे, मसाइल आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह माफ करे। लेकिन आपकी जमात के अंदर भी तो इश्यूज शुरू हो गए हैं ना अभी न्याजी साहब, आपकी जमात के अंदर से भी तो इशू शुरू हो गए हैं। मेरा भाई, मेरा बात समझने की बात सुने जी। क्या इशू पर इतनी बड़ी जमात में इख्तलाफ है? आपके वजीर आला को कहा जा रहा है कि हम उसका घेराव करेंगे, हम सेनेट का घेराव करेंगे, और 2 सेशन गालिबन हो चुके, अभी तक मामला सेटल नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली ये आपकी पार्टी के लिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए एक डैमेज तो है अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो। नहीं, कोई डैमेज नहीं है। क्या हमारे चले ठीक है। अच्छा फरीद पराचे साहब की तरफ जाऊंगा। फरीद पराचे साहब ठीक है, मैं दोबारा से आता हूं आपकी तरफ। अच्छा पराचे साहब, अभी आपने देखा, जाहिर है सियासी माहौल तो हमारा गर्मा गर्म है, यहां पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं जिसपे सबसे सरे फहरिस्त, मैंने पहले भी जैसे बात की, बलोचिस्तान के हालात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, सर उस तरफ वो एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा, इंडिया ने सिंध ताश मुआहदा जब तोड़ा, खुद साख्ता, और एक जारियत की, आबी जारियत की जा रही है, हमने उस पर सिफारती सतह पर दौरे किए, बिलावल भुट्टो साहब गए, पूरा डेलीगेशन गया, उसके बाद मुख्तलिफ फोरम्स पर, लेकिन अभी तक उसका हल सामने नहीं आया। तो ये सारे मामलात क्यों नहीं इस तरफ उस तरह से आपके ख्याल में एड्रेस किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, या कोई हुकूमत को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? ज़ाहिर जमात इस्लामी भी अपना एक स्टेक रखती है, एक बड़ी जमात है, तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
यानी किस इशू के बारे में आप पूछ रहे हैं? अभी तो यहाँ मंडी का बिकाऊ माल वो यानी सेनेट के इलेक्शन जी की जो कोई सूरत हाल है, वहां तो कोई सीरियसनेस किसी मसले के ऊपर मौजूद नहीं है। लोग सैलाब में डूब रहे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ सिलसिले तो ये चल रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर जो है वो 5-5 करोड़ रुपए के बंद भाव चल रहे हैं और लोग बिक रहे हैं। तो बहरहाल आपने मुझसे सवाल जो किया है वो किस इशू के बारे में है, ताकि मैं उसमें बयान कर सकूं। सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अभी जैसे आपने भी बात की कि एक तो ऑलरेडी बारिशें हो रही हैं, सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक अभी आपको पता है कि इंडिया ने फिर पानी छोड़ देना है, फिर सैलाब की सूरत हाल आनी है, कभी वो धमकियां देता है पानी बंद कर देने। तो हमने सिफारती सतह पर जो कोशिशें की हैं, जिसमें सिफारती सतह पर अब हुकूमत ने कहा कि OIC में हम कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसका हल कर पाएगी हुकूमत? क्योंकि अभी तक तो भारत ने वापस नहीं लिया और खुद साख्ता तौर पर वो सिंध ताश मुआहदा तोड़कर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये स्ट्रेटेजी जिस तरीके से चल रहे हैं कामयाब हो सकते हैं, या कि हमें फिर किसी ऐसे माहौल में जंग की इसी कैफियत में जाना पड़ेगा? नहीं, कोई सीरियस क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो सीरियस होनी चाहिए जी। यानी जो कुछ सूरत हाल है उसमें तो नहीं लग रहा कि कोई चीजें जो है वो सीरियस हो रही हैं। मामलात तो इंसानी जिंदगियों के हैं, मामलात तो ये है कि भारत की तरफ से जिस तरह का ये सिलसिला हो रहा है और जिस तरह से बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है, उस सिलसिले में जो इक़दाम होने चाहिए मरकज की सतह पे, सूबे की सतह पे, उस में तो ठीक है, हम यानी समझते हैं कि वो हो रहे हैं, लेकिन उसके नताइज तो उस तरह से नहीं हो रहे और होने चाहिए। और ये हमाजहत होने चाहिए, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये सियासी इशू नहीं है, इसको किसी तरह से भी सियासी इशू में नहीं रखना चाहिए। तमाम जमातों को मिलकर इसमें हिस्सा डालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको सियासत से बालातर होकर इसको हल किया जाए और कोशिश की जाए कि जो कुछ अब तक जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान को इससे बालातर हो कि वो पंजाबी या कोई भी हो, ये पाकिस्तानी है, उन पाकिस्तानियों को जो नुकसान हुआ है, इस तरह के वाकयात का फिर दोबारा किसी सूरत पे ऐसा न हो और अमन जो है वो हर कीमत पे बलोचिस्तान में और पूरे मुल्क में हर कीमत पर अमन कायम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये पूरे पाकिस्तान का इशू है और इसे पूरे पाकिस्तान को लेकर ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है इन सारे मामलात को एड्रेस करना। जी राना साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप काफी जज्बाती हो गए थे और काफी जज्बाती आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज हो गई थी। ये बताइए कि ठीक है, ये सियासी मामलात तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन सर एक तरफ पंजाब की कंडीशन हमारे सामने है, बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, उसके बावजूद ये जो सेनेट के इलेक्शंस में इस वक्त जो मामलात उलझे हुए हैं, हमने देखा जैसे अभी पराचा साहब ने भी कहा 5-5 करोड़ रुपए की बोलियां लग रही हैं और कप्ताशिक सियासी चल रही है। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले अवाम को एड्रेस करना चाहिए? जो लोग डूब गए हैं, पूरे इलाके डूब गए हैं, क्या हालत जार बनी हुई है? आप लाहौर में मौजूद हैं और बेहतर आपने सारी चीजों को वहां पर एग्जामिन किया होगा, इस पर क्या कहेंगे? जी। मेरा ख्याल है कि आप तो खुद बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अभी जब हमारे पसरूर सियालकोट की एक फैमिली के 18 अफराद दरियाए स्वात में जो हुआ है, बिल्कुल वो क्यों कोई लुका छुपा है कि वो जिस तरह बेयारो मददगार रहे और वो डूब गए, 14 बच्चे बड़े अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, नो डाउट। समझता हूँ कि उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी भी पंजाब में है। आप देखें ये जो चक्री वाला हुआ था, यहाँ पर भी मतलब पानी की वजह से, बारिश की पानी की वजह से एक फैमिली परेशान थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी, हेलीकॉप्टर गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली को हमने बिल्कुल उसको हेल्प आउट किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर खुद इस पर मीटिंग ले रही हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG को हमने एक मिनिस्टर्स की डिवीजन वाइज ड्यूटी लगा दी है और हमारा मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ननकाना, अगर आप देखेंगे तो ननकाने का DCO और हमारे वर्कर जो है वो रात गए तक खुद चक्कर लगा रहे हैं नहरों का और पानी का और टाउन्स का, देहाती एरिया का। मतलब हमारी एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम काम करते हैं। जब सडनली बारिश आती है और स्पीड के साथ आती है तो बिल्कुल
पानी खड़ा हो जाता है, वो लाहौर हो या पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान हो। मैं समझता हूं कि ये चीजें अगर आप यूरोपीय कंट्रीज की बात करेंगे, अमेरिका बहादुर की भी बात करेंगे, तो वहां पर भी जब सडनली बारिश तूफान आता है, पानी खड़ा होता है, बिल्कुल अगली बात होती है कि वहां का लाएअमल, वहां की गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। हमने जो हमारी सफाई डिपार्टमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको एक्टिव किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने स्पोक पर्सन बना दिए हैं, और जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बल्दियात का जो लोग हैं वो ऑन बोर्ड है, हम खुद ऑन बोर्ड है और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अभी बात यहाँ पे हो रही थी, देखना हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें चीजों को महसूस करना चाहिए। अगर हम देखना कि हम ये नहीं बताते, देखना मैं तो ऑन करता हूं, 100% मैं तो नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक होता है, नहीं, कभी गुंजाइश रहती है, लेकिन हम तो अपना कोशिश कर रहे हैं, मैं अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खुद मतलब फ्री में होने के बावजूद खुद वो राउंड भी करती है और देखती भी है और चीजों को बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। आज भी जो हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट शान रफीक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील वाइज चीजों को टेकअप किया गया है। हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब यकीन करेंगे 12-12 घंटे इसी चीज को देखते हैं कि हमने खुदा खास्ता सडनली चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती तो अपने कैसे अवाम को फैसिलिटेट करना है, हेल्प आउट करना है। तो बाकी बात सेनेट की इलेक्शन की हो रही है। पंजाब में भी एक सीट पर प्रोफेसर साजिद मीर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी सीट पर सीट खाली हुई उनकी वफात के बाद, तो जिसमें हमने मुस्लिम लीग नून ने आफद अब्दुल करीम साहब को टिकट दिया है। हमारे पंजाब में 261 इत्तेहादियों के डालकर हमारे वोट हैं। उसी तरह पीडीपी का कैंडिडेट है अब्दुल सत्तार साहब। एक कंपटीशन होगा, इधर तो कोई खचाव नहीं, इधर तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का माजी देखें, जब खुद न्यायी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस दौर में भी खैबर पख्तूनख्वा में 4-4, 5-5 करोड़ के रेट लगे। ये बात भी न्यायी साहब ने कही थी कि हमारे एमपीए बिक रहे हैं। अब मैं कहता हूं जब खमीर ही है साहब, अगर मेरी पार्टी के लोग बार बार पार्टी बदले तो मैं कैसे कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं? नहीं, नोटा ही होता है। वो जो परवेज खटक साहब थे, जो जहांगीर तरीन साहब थे, वो किनके लिए काम करते थे? वो इनके लिए काम करते थे। अब उनको बुरा भला कहते, जब इनके साथ थे, जब हेलीकॉप्टर घुमाते थे, हमारे लोगों को अगवा करते थे। और पंजाब में भी सर देखिए राणा साहब यहाँ पर तो हमारे एमपी ले जाते हैं। वो तो आपकी पार्टी के जो रहनुमा है वो भी जिनको बहुत बुरा भला कहते थे उनके साथ एलाइंस बन के बैठे हुए हैं। ये चीज तो है हमारी सियासत में, जिम्मेदारी है, उसको भी टेकअप करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अमजद न्याजी साहब, अब थोड़ा सा उन्होंने पूरे पाकिस्तान को देखना है कि बलूचिस्तान में फ्लड आता है तो क्या करना है, अगर स्वात में आता है और कराची में आता है या लाहौर में आता है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सारे सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए और हर सूबे को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अमजद न्याजी साहब एक चीज तो मैं यहाँ पर जरूर ऐड करूंगा, वो ये कि मुझे ये बताएं कि जैसा पंजाब के अभी आपने देखा कि जो रेल इमरजेंसी नाफिज की गई, वहां पर जो जिस तरीके से हालात वाकयात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की, 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, गालिबन नंबर से भी ज्यादा जिनको सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। तो आप क्या कहेंगे कि केपीके के जो इंतजामात है, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कोई सियासी वो नहीं है, नंबरिंग नहीं है, लेकिन जाहिर इंतजामात पर तो अवाम का हक है बात करना और पूछना। तो कहां पर रेट करते हैं केपी गवर्नमेंट को आप, अमजद न्याजी साहब? अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है? अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है? हेलो जी जी, अमजद न्याजी साहब आवाज आ रही है आपको? गालिबन कोई टेक्निकल इशू है। अच्छा, पराचा साहब की तरफ मैं जाऊंगा। पराचा साहब अब ये बताइए कि सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए
कि अब क्या हो सकता है? एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क का हमारे सामने, आपने भी उसकी बात की, ओवरऑल हालात भी हमारे सामने हैं। कप्ता शेख जो सियासी आपस में लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि हम अभी सेनेट इलेक्शन है तो पहले इस पे, उससे पहले पे हमने जुडिशरी में देखा, 26वीं आईनी तरमीम में देखा। तो सर क्या ये इन्हीं मामलात में उलझे रहेंगे या अवाम का भी कोई सोचेगा, सोल्यूशन की तरफ भी कोई आएगा ताकि आम अवाम कोई सुख का सांस ले सके? फरीद पराचा साहब जी, मैं तो समझता हूं कि आम आदमी को तो बिल्कुल भुला दिया गया है और उसमें कत्तन कोई सोच नहीं है। ये जमात इस्लामी है जो आम आदमी की बात बार बार करती है और उसके लिए कभी कोई दिन मनाती है, कभी कोई उसके लिए धरना देती है या कोई उसके लिए आवाज उठाती रहती है। अब भी हम यानी अभी हमने जो है वो जिली हेडक्वार्टर पे दिया है, फिर हम डिविजनल हेडक्वार्टर पे देंगे। तो ये हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए कि आम आदमी बेचारे को किसी सूरत भी कोई सुख का सांस नहीं है। ताजर तबके को इन्होंने बिल्कुल एक किस तरह से कर दिया है कि वो इस मुल्क को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट बना दिया जाए और आलमी सतह पे एक मंडी बन जाए और सिर्फ इंपोर्ट हो और हम बाहर वालों के लिए एक 25 करोड़ की मंडी बन जाए। उसके अलावा ना हमारी इंडस्ट्री हो, ना हमारी तिजारत हो, ना हमारा कारोबार हो और उसके लिए टैक्सेशन का ऐसा एक उलझा हुआ और जालमाना निजाम ला रहे हैं। पता नहीं इनको कौन इनके को ला रहे हैं इस तरफ। खुद तो ये टैक्स देते नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी टैक्स देती है, ना और हमारा तबका बड़े मजबूत जो तबकात हैं वो टैक्स देते हैं। सारा टैक्स जो है वो गरीब आवाम देता है, तनख्वाहदार तबका देता है और उसके अलावा ताजर जो है वो देते हैं, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। लोग यहाँ से अपना सरमाया या तो उठा के बाहर ले जा रहे हैं कि वो इंडस्ट्री किसी और मुल्क में लगाएं, या यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए हालात इतने मुश्किल बना दिए गए हैं, जहाँ बिजली इतनी महंगी हो, जहाँ गैस इतनी महंगी हो, जहाँ टैक्सेशन का निजाम इतना जालिमाना हो, वहां पर किसी ने क्या वो करना है। और उसके अलावा फिर यही है कि जी इंपोर्ट करें और यहाँ पे एक मंडी बन जाए। तो अब इस तरह के हालात के अंदर मुल्क किस तरह चलेगा? मुल्क चलाने का शायद कोई है ही नहीं, फैसला ही नहीं है कि बस इनके इख्तिदार चलते रहे, मुल्क चले या न चले। इस तरह की सूरत हाल है जिसमें मायूसियां बढ़ती चली जा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि हुक्मरान कहीं कभी तो कोई होश का नाखन लें और कोई सोचें कि इख्तिदार फिर कहाँ करेंगे, किस पे इख्तिदार करेंगे। आम आदमी के अगर बाकी नहीं रहेगा तो ये किस पे अपना इख्तिदार कायम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आम आदमी अपने हुकूक से महरूम है तो किस तरह से फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत भी है, उसी वजह से ये अवाम है, तो सारी चीजें हैं। अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अमजद न्याजी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। राना साहब, आपने अभी बात सुनी पराचा साहब की, बड़ी एक दर्द भरी बात है और दुख की बात है कि आम आवाम जो इस वक्त कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। देखें, रियलिटी अपनी जगह, आपका उड़ान पाकिस्तान पर रहम आया, आपने मईशत के दावे किए, सारी चीजें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें राना साहब, तो आम आदमी जो है वो इस वक्त पिस रहा है। खुसूसन तनख्वाहदार तबके पर कितना टैक्स का बोझ है, उसके बाद अभी पेट्रोल कितना महंगा हुआ और उसके साथ फिर आपको पता है कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में कंट्रोल होंगी, या आपके स्टेडियोर में हमें कोई बेहतरी की गुंजाइश या उम्मीद नजर आती है? इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं अर्ज करता हूं जी, मैं खुद को एक जिम्मेदार भी हूं और मैं एक हल्के का नुमाइंदा भी हूं, एमपीए हूं और मैं पंजाब का चीफ विप भी हूं गवर्नमेंट और पार्टी की तरफ से। आप यकीन करें 2019, 21, 22, 23 में पंजाब के अंदर आटा का रेट जो मन था वो 6200 से 6500 रुपए मन था। गंदम का रेट 3900 था और फरोख्त हो रही थी जखीरा 5500 के करीब। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर गंदम का रेट भी कंट्रोल हुआ और जो रोटी 25 रुपए की थी वो 10 रुपए 12 रुपए में मिल रही है। जो नान 30-35 रुपए का था आज वो 15-16 रुपए का नान मिल रहा है। और आटा जो 10 किलो जिसका वजन है वो 750-800 का है
3200 के करीब आटे का रेट है, जो अच्छा आटा है। सही। तो ये एक बेसिक चीज है कि रोटी हर फर्द ने खानी है। हमारा कंपैरिजन खुदा ना खास्ता, लेकिन सर किसानों के मामलात भी, राना साहब किसानों का एहतजाज और किसानों के मामलात भी पंजाब हुकूमत उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही। आपने बात की महंगाई की, आपने बात की आवाम की रिलीफ देने की, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये अर्ज कर रहा हूं कि पूरे पंजाब में जो गंदम है वो 2100 या 2200 है, वो अलहदा बात है कि जिम्मेदार के लिए फिर हमने किसान कार्ड बनाया और किसान कार्ड पर उनको हेल्प आउट ऐसे किया कि पहले हमने उनको अपनी फसल लगाने के लिए जो आड़ती के पास जाना पड़ता था वो हमने लोन दिया, और विदाउट 1 रुपी ऑफ इंटरेस्ट, कि 1 रुपए का भी हमने उनसे इंटरेस्ट लिया, वो गवर्नमेंट ने पे किया, और वो बीज खाद और जो उसका ट्यूबवेल के अखराजात है, मेडिसिन जो डालते हैं, वो उस पैसे से खरीदते हैं। हमने 1000 जिम्मेदार को ट्रैक्टर जो है वो गवर्नमेंट ने पूरा अंदाजी पर दिया है फ्री, जो 25 लाख रुपए एक ट्रैक्टर की कीमत है। फिर हमने 10,000 ट्रैक्टर उनको 10 लाख सब्सिडी पर दिया है। हमने सुपर साइडर उनको जो है वो 1/3 कीमत पर दिया, उनको फैसिलिटेट किया है। और जो उनके ट्यूबवेल है उनको सोलर पर लगाने का फैसला किया 2025। सर सोलर पर बिल्कुल लगाने का फैसला किया, लेकिन आपकी हुकूमत ने सोलर पर भी टैक्स लगा दिया है, आपकी हुकूमत ने सोलर पर भी टैक्स लगा दिया है, तो इस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन हमारा वक्त खत्म हो चुका है राना राशिद साहब, वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। जाहिर है गुफ्तगू नाज़रीन की जा सकती है, सवालात बहुत से उठते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर और जो हुकूमत रिलीफ देती है उस पर भी। अभी इलेक्शन और है और कोशिश की जा रही है हर सूबे में, जाहिर है सेनेट का इलेक्शन है तो उसके लिए जो एक गठजोड़ का माहौल बना हुआ है वो केपीके में हमारे सामने है, पंजाब में भी। लेकिन जो बारिशों का माहौल इस वक्त बना हुआ है पूरे मुल्क में और स्पेशली पंजाब में तबाही हो रही है, वो भी हुकूमत पंजाब को सामने रखनी चाहिए। और टैक्सेशन पर बड़ी जो है उन्हें गहरी नजर रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो इसका ख्याल करेंगे तो जाहिर है अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो फिर ही पाकिस्तान में मजीद कुछ बेहतरी आ सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।